7.5 तीव्रता का जबरदस्त भूकंप आया और इस भूकंप के बाद वेनेजुएला में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। राजधानी काराकास ला गुएरा में भूकंप से भारी तबाही की तस्वीर देखने को मिली। कम से कम 32 लोगों की मौत हुई है और 700 से भी अधिक लोग जख्मी हुए हैं। वेनेजुएला से खतरनाक भूकंप की खबर सामने आई है, जहां राजधानी काराकास के पश्चिम में 7.5 तीव्रता का शक्तिशाली भूकंप दर्ज किया गया है। यह भूकंप डबल इवेंट का हिस्सा बताया जा रहा है, जिसमें 39 सेकंड पहले 7.2 तीव्रता का भूकंप आया और थोड़ी ही देर बाद 7.5 तीव्रता का भूकंप आया था। संयुक्त राज्य भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण यूएसजीएस ने इस आपदा में बड़े पैमाने पर नुकसान, हताहतों की आशंका जताई। साथ ही आने वाले वक्त में आफ्टर शॉक्स की चेतावनी भी दी गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कैसे इमारतें ढह गई, भूकंप से तबाही हुई, शहर खंडहर बन गए और मलबे में दबे कई लोगों की तस्वीर सामने आई है। लगातार 2 भूकंप बैक टू बैक आए, हजारों लोगों की मौत हो चुकी है। 40 सेकंड के भीतर लोगों की जिंदगी खत्म हो गई और इस वक्त आपातकाल की घोषणा की जा चुकी है। आफ्टर शॉक को भी लेकर लोगों में काफी दहशत देखी जा सकती है। और देखिए, वेनेजुएला में भूकंप को लेकर भी पीएम मोदी ने दुख जताया है। तबाही के लिए दुख जताते हुए घायलों के जल्द ठीक होने की उन्होंने कामना की। पीएम ने एक्स पर लिखा है कि सभी लोग एकजुटता के साथ खड़े हैं। त्रासदी की इस घड़ी में वेनेजुएला की मदद के लिए भारत बिल्कुल तैयार है। पासपोर्ट पर विदेश मंत्रालय के बयान को लेकर सियासत गर्मा गई है। विदेश मंत्रालय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि पासपोर्ट मुख्य रूप से यात्रा का दस्तावेज है, नागरिकता का प्रमाण नहीं है। और इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ये बात कह चुकी है कि आधार और वोटर आईडी कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। विपक्ष के नेता सवाल उठा रहे हैं, अगर पासपोर्ट, आधार और वोटर आईडी नागरिकता का सबूत नहीं, तो आखिर कौन सा दस्तावेज भारतीय नागरिक होने का प्रमाण माना जाएगा। और पासपोर्ट के मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस पर हमला बोला है। बीजेपी के प्रदीप भंडारी ने कहा है कि कांग्रेस पासपोर्ट पर फर्जी खबरें फैला रहा है। 2013 में बॉम्बे हाईकोर्ट और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले में स्पष्ट रूप से कहा गया था कि पासपोर्ट एक यात्रा का दस्तावेज है। वहीं पासपोर्ट को नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जाना कोई नया फैसला तो है नहीं। ये ना तो कल तय हुआ और ना ही पिछले 12 सालों में। पासपोर्ट कभी भी नागरिकता का प्रमाण नहीं रहा है। पासपोर्ट अधिनियम 1967 में भी प्रावधान है कि कुछ परिस्थितियों में गैर नागरिकों को भी पासपोर्ट जारी किया जा सकता है। वहीं 2013 में बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी अपने फैसले में स्पष्ट किया था कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं होता है। बढ़ते आगे, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा। याचिकाकर्ता ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को मामला मेंशन करने के लिए कहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे थे। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। याचिकाकर्ता ने मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। अयोध्या स्थित राम मंदिर को कथित रूप से निशाना बनाने की साजिश से जुड़े मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। एनआईए एटीएस ने सहारनपुर के साजिश में शामिल सुहेल को कर्नाटक के दावणगेरे से गिरफ्तार कर लिया है। सुहेल के मोबाइल से पाकिस्तान के नंबर मिले हैं। सुहेल संदिग्ध व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ा हुआ था। सुहेल के मोबाइल में हथियारों के साथ फोटो भी मिले हैं। इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। एनसीईआरटी ने क्लास 9th के लिए नई सोशल साइंस की किताब अंडरस्टैंडिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड पार्ट 1 जारी किया है, जिसमें पहली बार 1975 में लागू हुए आपातकाल को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। इस अध्याय में 25 जून 1975 को तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सलाह पर लगाए गए आपातकाल को भारतीय लोकतंत्र का सबसे विवादास्पद दौर बताया गया। किताब में छात्रों को ये समझाया जाएगा कि आपातकाल क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं, जेपी आंदोलन, बढ़ती महंगाई, राजनीतिक अस्थिरता से जुड़ी हुई पूरी जानकारी दी जाएगी। देखिए, देश में 1975 में आज ही के दिन आपातकाल लगा था और ऐसे में पीएम मोदी ने भी उस काले दिन को याद किया है। सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया। उन्होंने लिखा है कि संविधान हत्या दिवस आज हमें उस काले दौर को याद दिलाता है जब भारतीय लोकतंत्र को बुरी तरह से कुचला गया था। यह हमें लोकतंत्र, संविधान, नागरिक अधिकारों की रक्षा के लिए हमेशा प्रतिबद्ध रहने को प्रेरित करता है। वहीं आपातकाल को लेकर सीएम सम्राट ने भी पोस्ट किया है। आपातकाल को काला धब्बा बताया है। संविधान के
को अलग से कुचलने की बात कही और ये कहा कि ये संविधान की आत्मा को कुचला गया है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र पर लगा वो काला धब्बा था जब सत्ता के अहंकार में संविधान की आत्मा को कुचला गया। अपनी कुर्सी बचाने के लिए लोकतांत्रिक मूल्यों का गला घोटा गया, नागरिकों के अधिकार को छीना गया, पूरे देश को भय, दमन तथा तानाशाही के अंधकार में धकेला गया। जेडीयू सांसद संजय झा ने कहा कि भारतीय लोकतंत्र में सबसे काला दिन आज का दिन रहा। इस आपातकाल में विपक्ष के नेता जेल में बंद हुए, पत्रकारों को बैन किया गया, पत्रकार कुछ भी लिख नहीं सकते थे और आजकल जैसे सवाल कर रहे हैं वैसे नहीं पूछ सकते थे। उन्होंने कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। भारतीय लोकतंत्र में सबसे काला दिन आज ही का दिन रहा है। इस आपातकाल में जो विपक्ष के नेता थे वो तो जेल में बंद हुए ही, आप जैसे लोग भी जो पत्रकार थे उनको भी पूरा बैन कर दिया गया था। वो पत्रकार भी आपको कुछ लिख नहीं सकते थे, जैसे आजकल आप लोग पूछ रहे हैं ना, कुछ नहीं पूछ सकते थे, आप लोगों पर भी पूरा बैन था। और ये कांग्रेस ने ये काम किया और आपको पता है बिहार में ही जयप्रकाश नारायण ने पूरे आंदोलन को लीड किया, जेपी मूवमेंट जिसको कहते हैं। हम लोगों के नेता नीतीश कुमार जी भी 2 साल के करीब जेल में रही इसी आपातकाल में। और आपातकाल के 50 साल पूरे हो गए। बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि आज देश में लोकतंत्र बचाने की बात बहुत से लोग करते हैं, बहुत लोग संविधान दिखाते हैं और आज इस 50 साल में उनके चेहरों को बेनकाब भी करना है। 50 साल पहले क्या हुआ, मैं जेपी आंदोलन का एक सेनानी था, आपातकाल में संघर्ष करने का भी सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इंदिरा गांधी का चुनाव रद्द हो गया, वे सुप्रीम कोर्ट गई लेकिन स्टे नहीं मिला। इंदिरा गांधी को बचाने की कोशिश में आपातकाल का दुरुपयोग किया गया और सिर्फ लगाई गई इंदिरा गांधी की कुर्सी बचाने के लिए। पूरे विपक्ष के लोग गिरफ्तार कर लिए गए, मैं उसकी चर्चा करूंगा। लेकिन आज मैं 50 साल पूरे हो रहे हैं तो मैं आप लोगों को और आपके माध्यम से देश को बताना चाहूंगा कि सारे संवैधानिक जो संस्थान हैं उसको किस तरह से एब्यूज किया गया। और देखिए, देश में लगाए गए आपातकाल के 51 साल पूरे होने पर बीजेपी संविधान हत्या दिवस मना रही है। पटना के ज्ञान भवन में आयोजित इस कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा और सीएम सम्राट चौधरी, गिरिराज सिंह, राधा मोहन सिंह सहित कई नेता मौके पर मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का मकसद आपातकाल के दौरान हुई घटनाओं और उसके प्रभाव को लोगों तक पहुंचाना है। संविधान हत्या दिवस और लोकतंत्र की हत्या दिवस मना रहे हैं, लेकिन पटना में मनाना इसका एक विशेष मतलब है और इसका एक विशेष स्थान है। देश के कोने कोने में कार्यक्रम हो रहा है भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर, लेकिन पटना का यह कार्यक्रम अपने आप में विशेष इसलिए है कि लोकतंत्र की हत्या और संविधान की हत्या की जो लड़ाई थी उसका बीज कहीं बोया गया तो वो बिहार था और वो पटना था। इसको हमको ध्यान रखना। मैं मन ही मन सोच रहा था कि इस ज्ञान भवन से कुछ कदम बाहर जाए तो सामने हमें गांधी मैदान दिखता है। ये गांधी मैदान उस ऐतिहासिक घटना का साक्षी है और मुझे बहुत फख्र के साथ ये कहने का सौभाग्य मिलता है कि आप सब लोग भी उस 5 जून 1974 को भूल नहीं सकते। और वो 5 जून 1974 को मैं भी उसमें शामिल था, मैट्रिक का विद्यार्थी हुआ करता था, मुझे याद है जब जयप्रकाश नारायण जी ने संपूर्ण क्रांति का नारा दिया था। और हम सब लोग यहां जितने बैठे हैं लोग, सब लोग यहां से उस समय की गफूर सरकार को बर्खास्त करने के लिए गवर्नर आर.डी. भंडारे को एक ज्ञापन देने के लिए गए थे। वो 5 जून 1974 और वो 18 मार्च 1974, ये दोनों दिन नींव के पत्थर साबित हुए इस आंदोलन को चलाने के लिए। ये हमको समझना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए। और इसीलिए जब मैं इसकी चर्चा करता हूं
तो वो दिन भी याद आते हैं। लेकिन दिन के साथ साथ मुझे खुशी होती है कि इस लड़ाई का में भाग लेने का मौका मुझे भी मिला। इस बात का मुझे फक्र भी होता है, गौरवान्वित भी होता हूं, गौरव भी महसूस करता हूं। हम केस में एसबीओ ने बुधवार को 4000 पन्नों की चार्जशीट निगरानी की विशेष अदालत में जमा कर दी है और इसकी जानकारी एसबीओ के एडीजी पंकज दरात ने बुधवार को दी, मीडिया से साझा की। एसबीओ की तरफ से कोर्ट में दायर की गई इस 4000 पन्नों की चार्जशीट में गोपनीय सरकारी दस्तावेजों का जिक्र किया गया है। एसबीओ के अनुसार बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में कथित रूप से रिश्वत लेने वाले ऋषु श्री के मोबाइल से कैबिनेट के गोपनीय दस्तावेजों को बरामद किया गया है। बिहार मास्टर प्लान 2031 का गोपनीय ड्राफ्ट कैबिनेट नोट हस्ताक्षर से पहले लीक हुए संवेदनशील सरकारी दस्तावेज, कई विभागों की गोपनीय टेंडर नोटशीट की तस्वीरें, स्मार्ट सिटी परियोजना से जुड़ी गोपनीय फाइल भी मिली। टेंडर घोटाला केस संख्या 5/2025 का अनुसंधान जो है एसबीयू कर रही है और अब तक की जो जांच है उसके आधार पर एसबीयू ने बुधवार को 4000 पन्नों की चार्जशीट जो है वो पटना सिविल कोर्ट स्थित विशेष निगरानी इकाई की कोर्ट में जो है जमा किया है। और बताते ये चलें कि इस चार्जशीट में वैसे तो कई अहम बातों का जिक्र है, लेकिन सबसे अहम बात जो है वो ये है कि ऋषु श्री जो है उनके मोबाइल में जो है गोपनीय सरकारी दस्तावेजों का जिक्र जो है वो पाया गया और इसका उल्लेख जो है चार्जशीट में किया गया है। एसबीयू के मुताबिक बिहार सरकार के विभिन्न विभागों में कथित रूप से रिश्वत देकर टेंडर हासिल करने वाले ऋषु श्री के मोबाइल से कैबिनेट की गोपनीय दस्तावेज जो है वो बरामद हुआ है और यह चार्जशीट निगरानी की विशेष अदालत के न्यायाधीश अतुल कुमार सिंह के अदालत में जमा की गई है। 4000 पन्नों की यह चार्जशीट जो है भ्रष्टाचार निरोधक वीएनएस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो है वो की गई है। बताते चले कि ऋषु श्री के मोबाइल से एसबीयू ने जो कुछ पाया है उसमें बिहार मास्टर प्लान 2031 की गोपनीय ड्राफ्ट जो है वो पाया है। कैबिनेट नोट हस्ताक्षर से पहले लिख हुए ये पाए गए हैं संवेदनशील सरकारी दस्तावेज, कई विभागों की गोपनीय टेंडर नोटशीट जो है उसकी तस्वीर पाई गई है। स्मार्ट सिटी परियोजना से जुड़ी गोपनीय फाइलें जो हैं वो पाई गई है। बायोमेडिसिन परियोजना के संवेदनशील सरकारी जानकारी जो है वो पाए गए हैं। गार्बेज फ्री सिटी योजना से संबंधित गोपनीय दस्तावेज जो है वो पाए गए हैं। और बताते ये चले कि एसबीयू के अनुसार ऋषु श्री के मोबाइल से 27 फरवरी 2023 का सीक्रेट मार्क किया गया ड्राफ्ट कैबिनेट नोट मिला है और यह बिहार मास्टर प्लान 2031 पटना मेट्रोपॉलिटन प्लान से संबंधित था। दस्तावेज सक्षम अधिकारी के हस्ताक्षर के साइन होने से पहले ही ऋषु श्री के पास पहुंच गया। मोबाइल से बिहार सरकार के कई गोपनीय टेंडर और नीतिगत फैसलों से जुड़ी नोटशीट की तस्वीरें भी मिली है। और बताते चले कि 342.88 करोड़ रुपए के स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट से जुड़े गोपनीय नोट भी मिले हैं और 57 शहरों के नदी नाला बायोमेडिसिन प्रोजेक्ट और 21.41 करोड़ के गार्बेज फ्री सिटी प्रोजेक्ट से संबंधित दस्तावेज भी बरामद किए गए हैं। और बताते ये चलें कि एसबीयू का दावा है कि जानकारी जो है वो हासिल करने के लिए ऋषु श्री जो है वो अधिकारियों को मोटी रकम दिया करता था, 7 से 10% कमीशन दिया करता था। तो फिलहाल जो है ये बड़ी जानकारी है, लेकिन चूंकि 4000 पन्नों का जो है चार्जशीट एसबीयू ने दायर किया है तो उसमें और भी कई बड़े खुलासे जो हैं वो किए गए हैं। इससे जुड़ी जो खबर है वो हम आगे आप तमाम दर्शकों को बताएंगे। लेकिन सबसे अहम बात है कि ऋषु श्री का जो नेटवर्क है वो इतना तगड़ा था कि कैबिनेट में जाने से पहले ही उसकी जानकारी जो है संबंधित जो काम होने हैं बिहार में उसकी जानकारी ऋषु श्री के पास आ जाती थी और इसके प्रमाण जो है वो ऋषु श्री के पास से बरामद मोबाइल का जब जांच एसबीयू ने किया तो उसमें पाया है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 18 पटना। खबर मधुबनी से आ रही है जहां एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर हुआ है। दरअसल अररिया संग्राम थाने में पदस्थापित दारोगा सोनल कुमारी समेत 2 आरक्षी को एसपी ने सस्पेंड कर दिया। एसपी ने बताया कि दारोगा सोनल कुमारी, आरक्षी सोनरिया राय और गौतम कुमार को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया। दारोगा सोनल कुमारी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हुआ जिसमें गाड़ी जांच के दौरान अवैध तरीके से वसूली किए जाने की तस्वीर देखने को मिली है। पुलिस के गाड़ी में बैठकर सभी के बीच बंटवारा भी हो रहा था। हम लोग को वीडियो मिला था जिसमें कि अररिया संग्राम थाने की एक महिला अधिकारी है, वो गश्ती गाड़ी में बैठे हुए हाथ में कुछ पैसे के नोट थे उसके हाथ में।
उससे पूछताछ की गई कि ये क्या है, उसका जवाब कोई संतोषजनक पुलिस ने नहीं पाया और गश्ती के दौरान इस टाइप की कोई भी हरकत पूरी तरह से इलीगल है, तो इस पर 0 टॉलरेंस की नीति है मधुबनी पुलिस की। तत्काल प्रभाव से उस महिला सब इंस्पेक्टर सोनल को और उसके साथ में जो एक महिला सिपाही थी पीछे जिसने ये वीडियो बनाया, सभी को टोटल 3 लोगों को तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है, उनको लाइन क्लोज कर दिया है। भारत एनकाउंटर केस की न्यायिक जांच शुरू हो गई है। जांच के लिए बनाए गए न्यायिक आयोग के अध्यक्ष पूर्व जज विनोद सिन्हा पहली बार बिलौटी गांव पहुंचे। उन्होंने एनकाउंटर वाली जगह का निरीक्षण किया। इसके बाद विनोद सिन्हा ने मृतक भरत तिवारी के घर जाकर परिजनों से मुलाकात की और पूरे घटनाक्रम की जानकारी ली है। हालांकि इस मौके पर उन्होंने कोई भी आधिकारिक बयान नहीं दिया है। परिजनों से बातचीत करने के बाद वो वहां से निकल गए। भइल है कि मैंने लिख के दीजिए, आप हम न्याय करेंगे। हम तो फांसी मंगनी है जज साहब से कि जे जेकर हाथ बाय में जे मरले बा ओकरा फांसी होके के चाहिए। एसटीएम जौन मारावेला हाथ बा उ आई रहला खड़ा रहला ए जाए, ओकरा हम चिंते नहीं एसटीएम के। हम मांग रखनी है कि एसटीएम आदेश कैले बा में जेकर जेकर हाथ बा सबके फांसी होके के चाहिए। जे मरले बा एसटीएम वाला ओकरो फांसी होके के चाहिए। हमारा ये मांग बा सरकार से, और कुछ मांग नहीं है। तो भरत तिवारी एनकाउंटर के 9वें दिन न्यायिक आयोग ने जांच शुरू कर दी है। इसके पहले कल 8वें दिन भोजपुर के एसपी राज पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने परिवार के सदस्यों से बातचीत की। एक सदस्य की बात को गंभीरतापूर्वक सुना, भरोसा दिलाया कि सभी बिंदुओं पर जांच जारी है। भरत तिवारी एनकाउंटर को लेकर सासाराम में आरएलएम सुप्रीमो उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि लोगों को सरकार पर भरोसा रखना चाहिए। अगर सरकार और प्रशासन से कहीं कोई गलती हुई है तो ये बात भी सामने आनी चाहिए। सरकार उसमें सुधार करेगी। सरकार सुधार कर भी रही है। लोगों की मांग पर सरकार इस एनकाउंटर मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे चुकी है। अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर पार्टी की नीति नहीं होती है किसी भी पार्टी की। सरकार जो कुछ भी कर रही है, सरकार के काम का समर्थन कीजिए। गलती हुई तो सरकार ने सुधार भी किया है। अब आयोग बना है, जांच हो रही है, जांच की रिपोर्ट आने दीजिए, उसके बाद ही कोई सवाल इस पर बन पाएगा। सर, योगी नीति बिहार में लागू हो रही है क्या? नहीं, देखिए, सरकार से जो अपेक्षा है जनता की, सरकार को काम करने दीजिए। सरकार से कहीं गलती हो तो यह भी बताइए। सरकार अपनी गलती को सुधारेगी और अभी तुरंत दिखा भी है। कहीं लगा, लोगों के डिमांड पर आयोग बना, आयोग जांच करेगा, जांच के बाद रिपोर्ट आवे फिर सवाल कीजिएगा। भरत तिवारी एनकाउंटर के मामले की जांच पर जेडीयू सांसद राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये पूरी तरह स्वागत योग्य कदम है। घटना के तुरंत बाद मुख्यमंत्री ने जांच के आदेश दिए थे। न्यायिक जांच शुरू भी हो गई है। मेरा मानना है कि इस मामले का राजनीतिकरण नहीं किया जाना चाहिए। जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। है मुख्यमंत्री जी ने घटना के तुरंत बाद जैसे घटना हुई है और ये बात आई, मुझे लगता है उसका अगले ही दिन उन्होंने घोषणा कर दिया और इसकी न्यायिक जांच के लिए और कंस्टिट्यूट हो गया। कैबिनेट ने उसको कंस्टिट्यूट भी कर दिया है। अब मुझे लगता है कि इस पर अब राजनीति नहीं करके जांच का इंतजार करना चाहिए। जो फैक्ट्स है वो करने के लिए जब एक न्यायिक जांच हो रही है, इंडिपेंडेंट जांच हो रही है, पूरे जांच तो मुझे लगता है टाइम बाउंड जांच ये होगी और ये सरकार एनडीए सरकार ने ये अच्छा कदम किया है कि जो सही फैक्ट्स है वो बात सामने आ जाए। बड़ी खबर पटना से, जहां चीन छिनताई की घटना में एक व्यक्ति को गोली लगने से वो घायल हो गया। सूचना मिलते ही धनरुआ थाना पुलिस मौके पर पहुंची, घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा। घटना मसौड़ी के धनरुआ थाना क्षेत्र के दरधा पुल के पास की बताई जा रही है। फिलहाल पुलिस घटना की जांच में जुटी है। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे खंगाले जा रहे हैं ताकि अपराधियों की पहचान की जा सके। थाना को सुबह में सूचना मिली कि एक व्यक्ति को दरधा पुल के पास चेन छिनताई के क्रम में पैर में गोली मार दिया गया है। इस सूचना पर थाना द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए जो घायल व्यक्ति थे गोप कुमार, उनको लाकर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र धनरुआ में इलाज कराया गया और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। इसमें पता चला गोप कुमार जो जख्मी व्यक्ति थे, गोप कुमार बताया कि ये पोठिया थाना खिंजर जिला अरवल के रहने वाले हैं।
बाढ़ से एक बड़ी खबर आ रही है। बुजुर्ग की गोली मारकर हत्या हुई है। डेयरी में दूध देने के लिए बुजुर्ग गया हुआ था और बुजुर्ग के पीठ में गोली मारी गई। भदौर थाना के बरवानी खंडा की घटना है। नालंदा के गोविंदपुर का रहने वाला मृतक बताया जा रहा है। फिलहाल पुलिस में मामले की तहकीकात में जुटी हुई है। मुझे 9:10-15 पे पता चला कि पिताजी का मतलब हत्या कर दिया गया है और पुलिस बताई कि इनको गोली मारा गया है। कल रात में 10-10:30 बजे सूचना मिला था कि बरवाने गांव के बगल में एक व्यक्ति को मार दिया गया है। तो हम लोग गए वहां, देखे तो इसका मृत शरीर को पाया। फिर पोस्टमार्टम के लिए आए हैं यहाँ। तो क्या लगता है गोली मार के हत्या, गला पे निशान है? देखिए, गमछी तो गला में बांधा हो, ये तो हम लोग देख रहे हैं, पर जख्म है पीठ पर। वो कौन चीज़ का जख्म है ये जांच पर है। ये तो पोस्टमार्टम में खुलासा हुई गोली। पोस्टमार्टम के बाद खोखा नहीं बरामद हुआ है। और यहाँ रुकेंगे।